இதை தாண்டி போனால் நம்ம என்ன செய்ய முடியும்? திரும்ப அப்புறம் தனிநாடு தாங்க. தள்ளிவிடாதீர்கள், தனிநாடு கேட்க எங்களை விட்டு விடாதீர்கள். டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். लंबी लड़ाई के बाद जब 15 अगस्त 1947 को भारत माता ने अपनी गुलामी की बेड़ियां तोड़ी तो पूरा देश स्वतंत्रता के पवित्र क्षण का जश्न मनाने के लिए उमड़ पड़ा। हर तरफ जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन तमिलनाडु में कुछ लोग जश्न की बजाय काली शर्ट पहनकर काले झंडे लहराकर शोक मना रहे थे। वह पाकिस्तान की तर्ज पर भारत के दक्षिणी राज्यों को मिलाकर एक अलग देश द्रविड़स्तान चाहते थे। ये लोग थे डीएमके के वैचारिक जनक द्रविड़ कड़गम के लोग। भारत के आजाद होने के 2 साल बाद 17 सितंबर 1949 को जब एक राजनीतिक दल के रूप में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके की स्थापना हुई तो उन्होंने भारत को तोड़कर द्रविड़ नाडु के नाम से एक अलग देश की मांग को अपने राजनीतिक आंदोलन का मुख्य एजेंडा बना लिया। वे अपने विभाजनकारी एजेंडे को फैलाने के लिए हर गली हर नुक्कड़ में घूमे। वे जो चाहते थे वह था नस्ल के आधार पर भारत का एक और दर्दनाक विभाजन। साल बीतते गए, डीएमके तमिलनाडु की उस भूमि पर खुलेआम अपने जहर के बीच बोती रही जहां भारत की गौरवान्वित सभ्यता मिलती है। आधिकारिक समाचार पत्र द्रविड़ नाडु में तो डीएमके ने यह भी घोषणा कर दी कि वे जल्द ही अपनी विभाजनकारी योजना को संयुक्त राष्ट्र में ले जाएंगे। डीएमके की इन गतिविधियों से परेशान होकर साल 1962 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि एक मजबूत देशद्रोह के कानून की आवश्यकता है और विभाजन की मांग करने वाले लोगों और संगठनों से कानूनी रूप से निपटना आवश्यक है। अटल जी ने कहा था कि भारतीयों ने पूरे देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, किसी एक क्षेत्र की आजादी के लिए नहीं। 1962 में चीन के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद भारत सरकार एक कानून लेकर आई जिसने अलगाववादी मांगों वाले किसी भी राजनीतिक दल पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा दिया। तमिलनाडु के भीतर कम होते जन समर्थन और नई दिल्ली के दबाव के कारण 1963 में डीएमके ने आखिरकार अपनी विभाजन की मांग छोड़ दी। 1976 तक लगभग 7 सालों तक शासन करने के बाद एम करुणानिधि सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों ने तमिलनाडु राज्य को हिलाकर रख दिया। रातों रात डीएमके सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और डीएमके को स्वतंत्र भारत में भ्रष्टाचार के कारण बर्खास्त होने वाली पहली और एकमात्र सरकार होने का गौरव प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए सरकार या आयोग का गठन किया। जितनी चतुराई से इस घोटाले को किया गया था उसे देखकर न्यायमूर्ति सरकारिया ने इसे वैज्ञानिक भ्रष्टाचार बताया था। इंदिरा गांधी के खिलाफ आक्रोश से भरी डीएमके ने अक्टूबर 1977 में इंदिरा गांधी की मदुरै यात्रा के दौरान उन पर पथराव किया। इस दौरान इंदिरा गांधी घायल हो गई। इंदिरा गांधी के खून बह रहा था। கருப்பு கொடி காட்டுவது என்ற பெயரால் இரும்பு குழாய்களில் கொடிகளை கட்டி கொண்டு வந்தார்கள். சோடா பாட்டில்கள் வீசப்பட்டன. என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் திகைத்து போய் உடனடியாக அன்னை இந்திரா காந்தி அவர்கள் கையை பிடித்து இழுத்து சீட்டில் படுக்க வைத்து அவர் அமர்ந்து அந்த தலானியை தூக்கி அவர் மேல் போட்டு அதற்கு மேல் நான் சாய்ந்து படுத்துக்கொண்டேன். जब पत्रकारों ने इंदिरा गांधी पर हमले के बारे में करुणानिधि से सवाल किया तो करुणानिधि ने मर्यादा तार तार कर दी और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि महिलाओं को विभिन्न कारणों से रक्तस्राव होता है। 1989 में जब डीएमके के लोगों ने तमिलनाडु विधानसभा में जयललिता पर हमला किया तब भी करुणानिधि चुपचाप देखते रहे थे। डीएमके कितनी खतरनाक है इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राजीव गांधी की हत्या के बाद न्यायमूर्ति एमसी जैन ने तमिलनाडु में एलटीटीई की अनियंत्रित गतिविधियों के लिए डीएमके और उसके नेता करुणानिधि को दोषी ठहराया और इस कारण 1991 में एक बार फिर डीएमके सरकार बर्खास्त हो गई। 90 के दशक के अंत में करुणानिधि ने एमके स्टालिन को वैज्ञानिक भ्रष्टाचार करने में पारंगत करना शुरू किया।
करुणानिधि से गुरु मंत्र सीखकर स्टालिन मेयर से उप मुख्यमंत्री तक पहुंच गए और परिवार के भीतर सभी प्रतिस्पर्धा को खत्म कर धीरे धीरे करुणानिधि के उत्तराधिकारी बन गए। पिता पुत्र की जोड़ी ने विभिन्न भ्रष्ट शासन चलाए, जब तक कि 2009 में पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले 2G घोटाले के बाद डीएमके की किस्मत फिर से खराब नहीं हो गई। कांग्रेस सरकार में शामिल डीएमके ने कांग्रेस के साथ मिलकर कई हजार करोड़ का घोटाला किया था। करुणानिधि का 2018 में निधन हुआ तो स्टालिन को उनके उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया। एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके बद से बदतर स्थिति में पहुंच गई है। डीएमके और खुद एमके स्टालिन ने फिर अलगाववाद को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। डीएमके के कारण तमिलनाडु आज जिहादी और मिशनरी गतिविधियों का केंद्र बनकर उभर रहा है। திராவிட நாடுகள் கோரிக்கை அப்படிங்கிறது வலு அடைகிற மாதிரி ஒரு சூழல் வந்து ஏற்படுது। வந்தால் வரவேற்கப்படுகின்றது, வரும் என்ற நம்பிக்கையில் தான் இருக்கு। भारत माता को बीमार बताने वाले दागी जॉर्ज पोनैया जैसे लोग डीएमके कांग्रेस के घमंडिया गठबंधन के खुले समर्थक हैं। यह एक ऐसा गठबंधन है जिसमें अपने स्वार्थ के आगे न कोई शर्म है, न ही कोई नैतिकता है। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी देखती रही कि उनके मित्र और गठबंधन सहयोगी एमके स्टालिन ने राजीव गांधी के दोषी हत्यारों में से एक को अपने घर पर बुलाया, गले लगाया और उसका सम्मान किया। आखिर कांग्रेस सत्ता के लिए इतनी नीचे गिरेगी किसी ने सोचा भी नहीं था।